जय हिंद। लुसेंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम लोग पिछले क्लास में मरणोत्तर काल पढ़े, जिसमें 4 देशी वंश और 4 विदेशी वंश। 4 देशी वंश कौन थे बताइए, याद है ना? शुंग वंश, कण्व वंश, 2 ब्राह्मण वंश थे। उसके बाद दक्षिण भारत से आए थे सातवाहन वंश, है ना? उसके बाद चेदी वंश कलिंग में। और 4 विदेशी वंश कौन थे बताइए, जिसका ट्रिक बताए थे नानी, शक, पाली, कैसन। नानी से हिंद यूनानी, शक, पहलव, कैसन से कुषाण। 4 देशी और 4 विदेशी। आज हम लोग पढ़ेंगे संगम युग। संगम युग जो है खास करके दक्षिण भारत के लिए यूज होता है। दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास है इसमें। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में, ऐतिहासिक युग कहाँ शुरू होता है? जब हम जो चीज़ लिखे वो पढ़ पाएँ। जब नहीं पढ़ पाए लिखा हुआ तो आध ऐतिहासिक, जब लिखा ही नहीं गया तो प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में लिखा ही नहीं गया, आध ऐतिहासिक में लिखा गया लेकिन पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक में जो लिखा गया वो पढ़ पाए तो ऐतिहासिक हो गया। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का अगर क्रमबद्ध इतिहास देखा जाए तो संगम साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है? संगम साहित्य में। संगम का अर्थ क्या होता है? परिषद अथवा गोष्ठी। किसका परिषद, किसका गोष्ठी? तो तमिल कवि का। तमिल कवि एवं विद्वान एक जगह एकत्रित होते थे, उनका परिषद अथवा गोष्ठी लगता था। और वहाँ पर क्या होता था कि सभी कवि और लेखक जो है अपनी रचना जो है संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे, ठीक है। और जिस कवि की रचना सबको पसंद आता था उसको स्वीकृति दे दिया जाता था, और तब उस रचना का जो है प्रकाशन होता था, ठीक है। तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जानना है तो कहाँ मिलेगा? संगम साहित्य में मिलेगा। संगम क्या होता है? तो परिषद अथवा गोष्ठी होता है। इसमें तमिल कवि विद्वान एक जगह एकत्रित होते थे, जिसका रचना पसंद है उसका प्रकाशन होगा। कवि एवं विद्वानों की परिषद के लिए संगम शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब यूज हुआ? 7वीं सदी के प्रारंभ में। किसके द्वारा? शैव संत, जो कि नैनार आते थे शैव संत में, नैनार। तो उसी नैनार में वो थे क्या नाम था? तिरुनाबुक रसू, यही यूज किए थे सबसे पहले 7वीं सदी के प्रारंभ में। चलिए आगे देखते हैं। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजा के संरक्षण में, किसके संरक्षण में? पांड्य राजा के संरक्षण में ना 3 गो संगम आयोजित किया गया था। और इसमें संकलित मतलब जो भी कलेक्शन किया गया संगम साहित्य को, जो भी साहित्यिक रचना को कलेक्शन किया गया उसी को बोला जाता है संगम साहित्य। संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान कर दी गई। इससे संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया गया। पत्थु पातु, इत्थु थोकै, पादीनेन किल कनक्कू, सब दक्षिण भारत का शब्द है उसका भाषा में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ देख लीजिए, तिरुवल्लुवर, नाम तो सुने होंगे, संत कवि तिरुवल्लुवर एक रचना किए थे कुराल, जो कि तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। अगर पूछे कि तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कौन है तो कुराल, जो कि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है। इस विषय में क्या है? त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन से एवं पढ़ने से संबंधित है ये जो कुराल है। अब आगे देखते हैं। इसमें जो है 3 गो जो संगम हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पहला जो है मदुरा में हुआ था, जो कि समुद्र में विलीन हो गया। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, अलाइबाई में, वो भी समुद्र में विलय हो गया। तीसरा जो है अभी है सुरक्षित मदुरा वाला ही। पहला मदुरा, दूसरा कहाँ पे? कपाटपुरम, तीसरा मदुरा में। और एक बात और याद रखिएगा, पहला और दूसरा का जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि ना है, तो अगस्त याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्त। और नक्कीरर तीसरा के थे। चलिए इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे देखते हैं। इलांगोकृत शिल्पादिकारम एक उत्कृष्ट रचना है। शिल्पादिकारम जो है उत्कृष्ट रचना है। क्यों भाई? तो ये जो है ना तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में ये प्रचलित है। कौन? शिल्पादिकारम। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन, कावेरीपट्टनम तमिलनाडु में ही ना कावेरीपट्टनम, तो कोवलन और उनकी पत्नी नाम था कन्नगी, कोवलन और कन्नगी।
अब बताइए, कोवलन के पत्नी थी कन्नगी और नर्तकी वो थी माधवी, उनकी प्रेम कहानी थी। सोचिए, कोवलन के पत्नी कन्नगी और नर्तकी थी माधवी, उनकी प्रेम कहानी किसमें थी? इनलांगोकृत शिल्पादि कारम में। आगे चलते हैं, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी क्या नाम था? शीतलय सत्यनार ने मणि मेकले की रचना की थी। मदुरा कहाँ है? तमिलनाडु में। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री। अब बताइए, यहाँ पे नर्तकी माधवी की पुत्री आ गई इस रचना में, राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले। मणि मेकले कौन थी? माधवी की पुत्री। कोवलन और माधवी, जो कोवलन नहीं थे, ये कोवलन और माधवी दोनों का प्रेम कहानी चला था, तो उससे वो पुत्री हुआ मणि मेकले। तो राजकुमार उदय कुमारन और मणि मेकले दोनों के जो है प्रेम कहानी किसमें था? शीतलय सत्यनार जो लिखा था मणि मेकले, नामे रख ले था मणि मेकले लड़की के नाम पर। कि इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधित बातों के लिए अपनाई जाती है। किस लिए? दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधित बातों के लिए। दो प्रेम कहानियां देख लिए। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्याय प्रवेश पर। चलिए आगे देखते हैं। एक वो ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, नाम सुने होंगे। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी जो है रचना का श्रेय जो है जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर ने किया। तिरुत्तक देवर ने किसका? जीवक चिंतामणि को। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर जो है पहले चोल राजकुमार था। क्या था? चोल राजकुमार, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। जीवक चिंतामणि याद रखें, जैन ग्रंथ भी है जीवक चिंतामणि, बाद में जैन भिक्षु बन गया था तिरुत्तक देवर। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 गो राजा याद रखिए। 3 गो राज्य मुख्य रूप से याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में 3 गो तमिल प्रदेश के राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य, उसी का विवरण मिलता है। सोचिए, चोल उस समय से चोल चला आ रहा है, बीच में धीमा पड़ गया, फिर कहाँ पे? ये गुप्तोत्तर काल में फिर चोल आ गया आराम पूरा। सोचिए, अभी इसी समय चल रहा है, इतिहास के प्रारंभ में ही। फिर जो है ये क्या बोलते हैं, मरणोत्तर काल चल रहा है, फिर गुप्त आएगा, फिर गुप्तोत्तर काल में क्या हो गया? ये सब पूरा अथी हो गया, प्रभावी हो गया। चोल ऐसे भी बहुत ताकतवर था। उत्तर पूर्व में चोल किधर था? उत्तर पूर्व में। दक्षिण पश्चिम में चेर। ये भारत है, तो दक्षिण भारत की बात चल रही है, दक्षिण भारत नीचे। तो उत्तर पूरब में, उत्तर यानी ऊपर और पूरब, इधर चोल मान लीजिए, इधर चोल हो गए। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में इधर चेर, और दक्षिण पूरब में, दक्षिण नीचे यानी पूरब, इधर पांड्य। चोल, चेर, पांड्य। इधर चोल, इधर चेर, इधर पांड्य नीचे दक्षिण पूरब में। ठीक है, इनका राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदी के बीच स्थित था। किस नदी के बीच स्थित था? पेन्नार और दक्षिण बेल्लारू के नदी के बीच। यह जो है पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदी के बीच स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा क्या था? करिकाल। चलिए आगे देखते हैं। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। किस? ब्राह्मण मतानुयायी था, यानी ब्राह्मण के मत में रहते थे। इसे ब्राह्मण धर्म को, इसने क्या किया? इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ये जो करिकाल था, करिकाल किसका प्रतापी राजा था? इसका प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। यह पेन्नार तथा दक्षिण नदी के बीच स्थित है। ये जो संगम युगीन राज्यों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? चोल। तो चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल था, और ब्राह्मण मतानुयायी था। ब्राह्मण को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक ना। आगे चलते हैं। पुहार क्या है? पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया। सोचिए, उस समय बांध बना रहा है कावेरी नदी के मुहाने पर। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल को संगीत में कितना स्वर? 7 स्वर। तो संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ। आगे चलते हैं। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में है। चोल, चेर, पांड्य। तो चोल का हो गया, आप चेर चलते हैं। तो चेर कहाँ पे पड़ रहा है? केरल में, यानी कि दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम नहीं कहिए, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं इसको, दक्षिण भारत में केरल प्रांत में था। इस राज्य के प्रमुख राजा हुए उदयजिरल,
नेंदुजिरल, सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज था पांड्य, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। कावेरी नदी जो है उसके दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई। याद रखिएगा, पांड्य की राजधानी मदुरई। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में यात्रियों को अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश एवं सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। ठीक है। राजा के न्यायालय को मरनम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के, सोचिए, चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड, और झूठी गवाही दीजिएगा तो जीभ काट लेगा। सोचिए, ऐसा सजा था। भूमि कर, नकद, ये सब संगम काल के बात है। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया था। अगर कर देना है तो नकद भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं। संभवतः यह उपज का कितना भाग था? 6ठा भाग था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क, चुंगी वसूल की जाती थी। सेना कैसा था? तो सेना चतुरंगनी होती थी, चतुरंगनी सेना। अश्व, गज माने हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागरा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगारा। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिक के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाने की प्रथा थी। बहुत अच्छा था भाई। चलिए आगे देखते हैं। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। बताइए तो, बॉडीगार्ड जो है आवास की रक्षा के लिए महिला को शस्त्र देकर के, महिला सैनिक थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। कौन सी घड़ी? जल घड़ी। सोचिए, जल घड़ी का प्रयोग होता था। नहीं होता है कि ऊपर एगो रख दिए डब्बा, एगो नीचे रख दिया, उससे ठोपे ठोपे गिरते रहेगा पानी, कितना देर में गिरा उस अनुसार से घंटा मिनट का पता लगाया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। अगर तमिल प्रदेश में देखा जाए कि ब्राह्मणों का उदय कहाँ हुआ? संगम काल में। जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मण तो ऐसे ही सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। बताइए, ब्राह्मण हत्या नहीं, सबसे बड़ा अपराध। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे। तोरा के ब्राह्मण जो थे मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे, यानी शराब पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात जो है संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। क्षत्रिय के जगह पर बेल्लार आ गए। ऐसे उत्तर भारत में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बेल्लार सबसे ऊपर, लेकिन ब्राह्मण इसमें भी था। ब्राह्मण मांस और सूरा दोनों करता, सूरा पान भी करता, शराब और मांस। वाह। बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि वर्ग था, कर्म था। चलिए आगे देख लेते हैं। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। वाह, ये अच्छा है। अब प्रमाण नहीं मिलता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तो तोल्काप्पियम नामक जो तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इनमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों, ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, माने विवाह के प्रकार है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जानते हैं ना? प्रेम विवाह, लव मैरिज एक तरह से। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इस सब का उल्लेख मिलता है। बहुत सारा है। ब्रह्म विवाह अच्छा माना जाता था, प्रजापति सब अच्छा। असुर में देखिए, असुर विवाह भी हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को प्रणय सूत्र में बंध गए। एक पक्षीय प्रणय को कैकिकनय, अनुचित प्रणय को पेरुंदे, माने गलत है तो एक पक्षीय अगर हो गया तो कैकिन्ने, अनुचित हो गया तो पेरुंदे। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। क्या था? चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर के सांभर नामक खाद्यान्न तैयार करता है। खीर मानो ना, सांभर टाइप की खीर। अभी भी इडली सांभर दक्षिण भारत में चलबे करता है। तो चावल को दूध में मिला करके सांभर में। नर्तकियों व गायकों के दल धूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। नर्तक यानी डांसर और डांसर जी, नर्तक नर्तकियों का दल जो है घूम घूम करके लोगों का मनोरंजन करते थे, घूम घूम करके। संगम साहित्य में इन्हें पानर बिडेलियल कहा जाता था।
तमिल साहित्य में मच्चेलियर ओबेयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां जो है सुशिक्षित होती थी, यानी शिक्षा के था प्रचलन। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। बताइए तो, कौवा शुभ पक्षी था, कितना अच्छा था, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। अभी भी कौवा आता है, काँव काँव करता है तो कहता है कोई आने वाला है। कौवा जो है नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। बताइए, कहीं कोयल कहीं कौवा, कितना अच्छा था। संगम काल में शुभ पक्षी कौवा, इस कारण संगम के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया करता था। बताइए कितना सहायता करता था कौवा, नाविकों को दिशा दिखाता था और अतिथियों को आने की सूचना देता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। समाधि के स्थान पर जहाँ समाधि होता था वहाँ पत्थर गाड़ दिया जाता था कि यहीं पर दफनाया गया। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता है। इनकी पूजा भी होती थी, समाधि का पूजा भी होता था। प्रायः युद्ध में वीर गति अगर प्राप्त सैनिक हो गया तो उनको सम्मान में खड़े किए जाते थे। ये जो समाधि है वीर गति में, जब सैनिक सम्मान में तो अच्छा बात है ना, ये होना चाहिए। संगम काल में किसानों को बेल्लार, उनके प्रमुखों को बेलीर कहा जाता था। बेल्लार बेलीर, सोचिए। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। जो निम्न वर्ग की महिला थे, ऐसे भी नीचे वाला वर्ग में ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, खेती करते हैं। उच्च वर्ग में तो कहते हैं कि पर्दा में रहो, प्रतिष्ठा के विषय हो जाता है। तो नीचे वर्ग की महिलाएं ही खेती करती थी। इन्हें कैडेसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। अब जो उस समय चोल जो था बाद में जो आया था कौन, गुप्तोत्तर काल में, तो वो सब जो है ना उनका मुख्य अथी था नाविक, मतलब कि उनका जो है नौसैनिक शक्ति बहुत अच्छा था। इसमें जो है वस्त्र उद्योग। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर। पांड्य राज्य में कोकई, सालियूर और चेर राज्य में चोल चेर पांड्य हुआ ना, तो चोल के वस्त्र उद्योग और पांड्य के कोकई, सालियूर और चेर में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने की प्रमुख पतन था। पतन माने बंदरगाह ही होता है। कोरोमंडल समुद्र तट अभी भी है। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह। अरिकमेडु बंदरगाह याद रखिएगा, उस समय अरिकमेडु बंदरगाह। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। अरिकमेडु में रोम के साथ, इटली यानी रोम। 1945 ईस्वी में यहाँ की खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था। मनके के निर्माण कारखाना। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। आगे देखते हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। यानी कि मानसूनी हवा के सहारे, मतलब हवा के नहीं कहता कि पीछे को पर्दा डाल दीजिए, तो मानसूनी हवा के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि हिप्पोलस ने खोजा था। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कौन था? मुरुगन। कालांतर में उसका नाम क्या हो गया? सुब्रह्मण्य। और स्कंद कृत्य के साथ उसका तदात्मय स्थापित कर दिया गया था। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय यानी शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय कार्तिक थे ना भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिक। स्कंद का एक नाम कुमार भी था। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है, मुरुगन देवता। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था। अच्छे हैं। उनके विषय में यह मानता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। मुरुगन को पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यंत, उनका अस्त्र बर्छा था। बर्छा। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना जाता था। कुरुवस मुरुगन की पत्नियों में माना जाता था। मुरुगन की पत्नी कुरुवस। तो संगम में इतना ही पढ़ना है आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।